हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अखबारों में एक खबर बहुत तेज चर्चा में है कि ऐसा क्यों है कि बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं वो मुस्लिम देश गरीब हैं। एक ऐसा धर्म जो अपने आप को सबसे तेजी से प्रसारित होने का दावा करता है, अपने आप को सबसे साइंटिफिक और सबसे बेहतर धर्म बनाने के वादे करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी को मानने वाले मुस्लिम देश गरीबी में फंसे हुए हैं। इसके पीछे कई ढेर सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। और आपको क्या लगता है, आपके वैल्यूएबल फीडबैक का हमको हमेशा इंतजार रहता है। आप जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे, हिस्ट्री इस्लाम और उससे संबंधित जो चैलेंजेस हैं वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं पूरी दुनिया में, कि दुनिया में एक तरीके से तो इस्लाम का एक्सपेंशन हो रहा है, ढेर सारे देश इस्लामिक अपने आप को अनाउंस करते हैं, और पर वो गरीबी में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि फिर वहाँ पर इंसर्जेंसी और सब कुछ हमको देखने को मिलती। तो क्या है, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले खबर, ज़्यादातर मुस्लिम देश गरीब क्यों होते जा रहे हैं। दुनिया की जीडीपी में सिर्फ 8% हिस्सेदारी। तबाही के पीछे इस्लाम, अंग्रेजों की लूट या छिपी हुई वजह। क्या वजह हो सकती हैं, इनको हमको समझना पड़ेगा। हालांकि जो मोस्ट ऑफ इस्लामिक कंट्री है, अगर हम आपसे बात करें मिडिल ईस्ट की, तो यहाँ पर ऑयल एंड गैस के भंडार हैं। मोस्ट ऑफ कंट्री ऑयल प्रोड्यूसिंग भी हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर देश गरीब क्यों हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर काम करता है कि इनका जो बंटवारा है, बंटवारा मतलब आप सबको पता है कि जो मुस्लिम्स हैं, एक शिया वर्ग है, एक सुन्नी वर्ग है। जब शिया और सुन्नी में ये विभाजित होते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद उनके दामाद अली को जब वो अपना उत्तराधिकारी अनाउंस करते हैं इनडायरेक्टली, तो ये दो वर्गों में बट जाते हैं। एक वर्ग वो जो पैगंबर मोहम्मद साहब को ही अपना सब कुछ मानता है, और दूसरा वर्ग जो जिसने अली को अपना प्रमुख मान लिया है। तो शिया और सुन्नी वर्ग में ये बट जाते हैं। उसके बाद से पूरे मुस्लिम वर्ग में बहुत लंबे समय तक लड़ाई चलती है। आपने ईरान और इराक को देखा होगा, दोनों देश शिया और सुन्नी के समर्थक हैं, और इनमें काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई चलती है। और काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई के कारण इस्लाम में रेडिकलिज्म हमको बहुत देखने को मिलता है। कट्टरपंथ, बहुत बड़ा कट्टरपंथ हमको यहाँ देखने को मिलता है। ये कट्टरपंथ कहीं ना कहीं इनके पिछड़ेपन होने के पीछे कारण है। धर्म बहुत जरूरी चीज़ है, लेकिन धर्म जरूरी होने के साथ में वो साइंटिफिक होना चाहिए। जो जैसा कह दिया है उसके पीछे के कारणों की वजह हमको तलाशनी चाहिए। लेकिन अभी भी इस्लाम के जो कट्टरपंथ है वो इसी में बिलीव करता है, काफिर। लेकिन ऐसे कोई शब्द आज के समय पर प्रासंगिक नहीं है। तो पहला कारण अगर आपसे कोई पूछेगा, आप बता सकते हैं कि इनके बीच में जो बंटवारा है उसके कारण शायद ये बहुत आगे नहीं पहुंच पाए। दूसरे कारण की अगर आपसे कोई बात करता है तो वो है साइंस एंड टेक, विज्ञान और तकनीक का विकास। इस्लामिक आइडियोलॉजी अपनी शिक्षाओं पे बिलीव करती है, साइंस और तकनीक से कोई लेना देना नहीं है। हमें जो सिखाया गया है हम उसी को सीखेंगे, उसी के आधार पर हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को बनाए रखना है। विज्ञान और तकनीक का विकास नहीं हुआ तो उतने इन्वेंशन नहीं हो पाए, और इन्वेंशन नहीं हो पाए तो वो देश अपने आप को उतना सस्टेन नहीं कर पाए। आज भी हम लोग कहीं कहीं देखते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देख लीजिए, उनकी एक भी स्पीच आपको देखने को नहीं मिलेगी जो क्रिकेटिंग हो। वो स्पीच सिर्फ और सिर्फ धर्म के आसपास होती है। ऐसे और भी ढेर सारे उदाहरण हैं, आप कहीं भी चले जाइए, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का हमको उदाहरण देखने को मिलता है कि जो हुआ है सब रहमो करम से हुआ है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस सच्चाई को हमको मानना पड़ेगा कि ढेर सारे जो मुस्लिम देश हैं वो पिछड़े हैं, और वहाँ पर मानव अधिकार का पूरे तरीके से हनन होता है, और फिर उनको मैनिपुलेट करके इस दुनिया के सामने एक खतरे के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दूसरा जो कारण है वो साइंस एंड टेक। मुझको लगता है कि अगर इसका डेवलपमेंट होता तो शायद बेहतर तरीके से ये खोज यहाँ पर हो पाती। तीसरे कारण की अगर आपसे कोई बात करेगा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फिनांस को लेकर, वित्त को लेकर एक कहानी है। मतलब जैसे इस्लामिक शिक्षा या टीचिंग्स कहती हैं कि जो पैसा आप किसी को उधार देते हैं उससे ब्याज आपको नहीं लेना चाहिए, ब्याज को हराम बताया गया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ढेर सारे इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं ये इन्वेस्टमेंट पे उतना ध्यान ही नहीं रख पाते, क्योंकि उससे जो पैसा आएगा वो तो इलीगल पैसा है, उसको हराम माना गया है, तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और इसके एग्जाम्पल भी हमको देखने को मिलते हैं। ढेर सारे इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनकी बैंक बर्बाद हो चुकी हैं। कारण उसके पीछे यही है कि इंटरेस्ट
की जो कहानी है, उस इंटरेस्ट की कहानी पर बिलीव नहीं करते हैं। हालांकि हराम तो और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं पर उनको मानते हैं, बट ये एक मेजर कॉज के तौर पर नज़र आता है कि ये कारण हो सकता है जिसके कारण इस्लामिक कंट्रीज़ कहीं ना कहीं अभी जो गरीब होते जा रहे हैं और गर्त में हमेशा जाते जा रहे हैं। तो हम बंटवारे की बात करते हैं, साइंस एंड टेक की बात कर रहे हैं, फिनांस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसी के साथ में कुछ लोग कहते हैं कि जो गरीबी है इसके पीछे कारण है कि जो इस्लाम का विस्तार वह गरीब देशों में हुआ। अब गरीब देशों में या जो वर्ग गरीब है उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। आपने उनको जाकर दो अच्छी बातें कह दी कि आपका धर्म खराब है इसलिए आपकी स्थिति खराब है, आप हमारे धर्म को अपनाइए तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसलिए भी गरीबी में पहुंचे तो गरीबी रहे। शिक्षा पे बहुत काम किया नहीं कि शिक्षा को बहुत बेहतर बनाया होता तो वहां से डेवलपमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट और लोन में बिलीव नहीं कर रहे हैं तो भी फिर डेवलप होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो गरीब देशों में पहुंचे और वहां पहुंचकर अब विकास की हम उम्मीद की बात करें तो पॉसिबल नहीं है। तो गरीबी में विस्तार भी एक इसके पीछे कारण हमको नजर आता है। कुछ लोग दावे करते हैं कि जो यूरोपीय शासन आया, इस यूरोपीय शासन के द्वारा ढेर सारे जो मुस्लिम देश हैं इनको लूटा गया और लूटने के कारण ये गरीबी की गर्त में चले गए और फिर वापस ही नहीं आए। हालांकि ये थोड़ा सही नहीं लगता क्योंकि फॉरेन इन्वेजन इंडिया में जितने हुए उसमें ब्रिटिशर से पहले सब इस्लामिक देशों ने किए। इंडिया से पैसा लिया और अपने आप को महान बना लिया। तो ब्रिटिशर्स अगर लेकर गए हैं तो फिर ये एक कारण हो सकता है। पर बेसिक कारणों की आप लोग बात करोगे तो यही है कि यहाँ शिक्षा की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लिटरेसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमको शिक्षा नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ धर्म का ज्ञान चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ कट्टरपन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जितने देश विकसित हैं इस्लामिक, चाहे आप यूएई की बात कर लीजिए या दुनिया के किसी भी देश की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं उन्होंने साइंस एंड टेक पे फोकस किया होगा, उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया होगा, उन्होंने इंफ्रा पे फोकस किया होगा, तब जाके विकसित बने हैं। पाकिस्तान या बांग्लादेश बनकर विकसित नहीं बन सकते कि आप सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही बात करें, दूसरी कोई बात नहीं करें। ये ढेर सारे कारण हैं कि जो मुस्लिम देश हैं वो अभी भी पिछड़े हैं और इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में। इंसर्जेंसी आ जाती है, लोकतंत्र की हत्याएं होती हैं, ह्यूमन राइट और सोशल राइट का वॉयलेशन होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है और महिलाओं का शोषण किया जाता है। और जब रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, तो इनको मैनिपुलेट करना भी बहुत आसान है। आप अफ्रीका देख लीजिए, मिडिल ईस्ट देख लीजिए, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं इनके रिलेशन कहीं ना कहीं यहीं से हमको देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना जो गरीबी है वो गरीबी एक दुनिया के लिए थ्रेट बनती चली जाती है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे यूएन हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, उनको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि रेडिकलिज्म जितना बढ़ता जाएगा उतनी ये दुनिया के लिए खतरा बढ़ता चला जाएगा और मानव सभ्यता के सामने भी खतरा ना। एक रिलीजियन के बेसिस पर अगर देश खत्म होते चले जाएंगे तो फिर संकट का सामना हमको करना पड़ेगा। तो एक एनालिसिस था, ये मेरा नहीं है, ये एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट आपको बता रही है कि भाई इस तरीके की चीज़ें हैं, शायद ये कुछ वजह हैं, वजह कुछ और भी हो सकती हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा और लेक्चर आपको कैसे लगते हैं, आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे लेक्चर में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।